नोई अपनी बहन के साथ फिजी में छुट्टियां मना रही थी। दोनों ने साथ में लंदन जाने के लिए फ्लाइट बुक की थी, लेकिन किसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस हो गई। जब नोई एयरपोर्ट पहुंची तब तक उसकी बहन गायब हो चुकी थी। वह लगातार उसे फोन करती रही, लेकिन किसी ने कॉल नहीं उठाई। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि एक बहुत बड़ा खतरा उसकी तरफ बढ़ रहा है। एयरपोर्ट पर मौजूद एक महिला बेहद घबराई हुई दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी खबर ने उसे बुरी तरह परेशान कर रखा हो। उसने अपना इकलौता मोबाइल फोन भी फेंक दिया। तभी 281 नंबर की फ्लाइट के लिए बोर्डिंग शुरू होने की घोषणा हुई। असल में इस फ्लाइट में सिर्फ 9 यात्री थे। अगर बच्चे और पायलट को भी जोड़ दिया जाए तो कुल 12 लोग थे। एक बात पर ध्यान दीजिए, एक सूट पहने आदमी को उसके बॉडीगार्ड एयरपोर्ट तक छोड़ने आए थे। नोई फ्लाइट में बैठने से पहले आखिरी बार अपनी बहन से संपर्क करना चाहती थी, लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं मिला। तभी उसकी नजर पायलट पर पड़ी। यह एक छोटा विमान था, इसलिए इसमें सह पायलट नहीं था। वह रहस्यमयी काले कपड़ों वाला आदमी सबसे पीछे वाली सीट पर बैठा था। इसके बाद विमान उड़ान भरने लगा। विमान के मोड़ देखकर ही समझ आ रहा था कि यह काफी छोटा प्लेन है। इसी दौरान पास बैठा एक बुजुर्ग दंपति शतरंज खेल रहा था। इस बार पत्नी लगातार जीत रही थी। अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए उसने एक ग्लास शैंपेन मंगवाई। कुछ देर की हलचल के बाद विमान सामान्य रूप से उड़ने लगा। सबको लगने लगा कि अब सब सुरक्षित है, लेकिन तभी सामने के आसमान में तेज बारिश और बिजली चमकने लगी। अचानक विमान तेजी से नीचे गिरने लगा। उस समय नोई वॉशरूम में थी। एयर होस्टेस ने तुरंत सभी यात्रियों को अपनी सीटों पर लौटने का आदेश दिया। नोई के मन में डर बैठ चुका था। हवा में लटके रहने का यह डर कहीं न कहीं हर इंसान के अंदर छिपा होता है। किसी तरह लड़खड़ाते हुए वह अपनी सीट तक पहुंची। बैठते ही उसने अपनी शांत करने वाली दवा निकाली और उसकी 2 गोलियां खा लीं। उसी समय एयर होस्टेस घबराई हुई अपनी सीट पर वापस आकर बैठ गई। अगले ही पल विमान पूरी तरह नियंत्रण से बाहर होकर तेजी से नीचे गिरने लगा। आखिरी क्षणों में नोई ने अपने पति को एक संदेश भेजा। उसने लिखा कि उसकी बहन को अपने पास रखना, यही उसकी आखिरी इच्छा थी। तभी एयर होस्टेस की सीट के पास जोरदार धमाका हुआ। विमान के अंदर हवा भरने लगी। फिर विमान के पिछले हिस्से में भी विस्फोट हो गया और अपनी आखिरी यादों के बीच नोई की चेतना धुंधली पड़ने लगी। उसे अपनी बहन के साथ हुई वह बातचीत याद आने लगी। उसने अपनी बहन को एक चौंकाने वाली बात बताई थी। उसे पता चल चुका था कि उसका पति उसे धोखा दे रहा है। इतना ही नहीं, उस दूसरी औरत ने जानबूझकर सबूत भी छोड़ दिए थे। इसी वजह से वह अपनी बहन के साथ घूमने आई थी ताकि थोड़ा मन बदल सके। लेकिन यह बात सुनकर उसकी बहन बुरी तरह गुस्सा हो गई। उसने कहा कि कोई इतना कमजोर कैसे हो सकता है। पति के अफेयर के बारे में सब कुछ जानने के बाद भी वह कोई कदम नहीं उठा रही थी। उसकी बहन का कहना था कि नोई बहुत ज्यादा कमजोर है। अगर उसकी जगह वह होती तो अब तक पूरा घर सिर पर उठा चुकी होती। वह कभी अपने पति को दूसरी औरत के साथ आराम से नहीं रहने देती। इसी बात पर दोनों के बीच जोरदार झगड़ा हुआ और उसके बाद नोई अपनी बहन से दोबारा संपर्क नहीं कर पाई। लेकिन सवाल यह है कि उसकी बहन आखिर कर क्या रही थी। कहानी अब 1 महीने बाद पहुंचती है। फ्लाइट 281 के गायब होने के बाद से ही उसकी बहन लगातार नोई को खोज रही थी। उसे बिल्कुल यकीन नहीं था कि उसकी बहन मर चुकी है। इसीलिए उसने अपनी तरफ से हर संभव कोशिश शुरू कर दी। अपनी अलग अलग जानकारियों और संपर्कों की मदद से उसे कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिले। सबसे पहली बात, आज तक उस लापता विमान का कोई पता नहीं चल पाया था और यही बात उसकी बहन को सबसे ज्यादा शक में डाल रही थी। दूसरी बात, विमान में एक स्पेशल फोर्स का सैनिक मौजूद था, वही रहस्यमयी काले कपड़ों वाला आदमी। हैरानी की बात यह थी कि सभी रिपोर्टों में उसकी पहचान पूरी तरह छिपा दी गई थी। उधर अधिकारियों की तरफ से भी एक नई खबर आई। उन्होंने दावा किया कि आखिरकार उन्हें विमान का मलबा मिल गया है। जांच में पता चला कि विमान में 2 जगह विस्फोट हुए थे। पहला धमाका एयर होस्टेस की सीट के पास हुआ था और दूसरा विमान के पिछले हिस्से में। इसके बाद अधिकारियों ने सभी परिवारों से मुआवजे के कागजों पर हस्ताक्षर करने को कहा, लेकिन नोई की बहन ने साइन करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह जानती थी कि अगर उसने दस्तखत कर दिए तो इसका मतलब होगा कि सभी यात्रियों को आधिकारिक तौर पर मृत मान लिया जाएगा और फिर ब्रिटेन की सरकार उनकी तलाश के लिए कोई नया बचाव अभियान नहीं चलाएगी। उसकी लगातार कोशिशों की वजह से ज्यादातर परिवारों ने भी उन कागजों पर हस्ताक्षर नहीं किए। इस बात से जीजा बुरी तरह नाराज हो गया, क्योंकि मुआवजे में मिलने वाली रकम बहुत बड़ी थी। इसके बाद जीजा और उसकी नई पत्नी ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने नोई की बहन पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि वह तुरंत घर छोड़कर चली जाए। बहन अच्छी तरह समझ गई थी कि अब उस घर में उसका रहना मुश्किल है। जब वह एक मूविंग कंपनी से संपर्क कर रही थी तभी उसकी नजर एक रिकॉर्ड पर पड़ी। यह नोई के क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल का रिकॉर्ड था। हैरानी की बात यह थी कि विमान हादसे के बाद भी उस कार्ड से भुगतान किया गया था और वह लेन देन फिजी में हुआ था। यह देखते ही वह तुरंत यह जानकारी जीजा को दिखाने पहुंची, लेकिन किसी ने भी उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। तभी उसने उनके सामने एक शर्त रखी। उसने कहा कि अगर वे उसके लिए फिजी की एक टिकट खरीद दें तो वह हमेशा के लिए उनकी जिंदगी से चली जाएगी। इसके बाद वह कभी उन्हें परेशान नहीं करेगी। यह शर्त सुनकर दोनों पति पत्नी सोच में पड़ गए, क्योंकि इससे न तो नोई की आखिरी इच्छा का उल्लंघन होता था और न ही उन्हें उससे छुटकारा पाने का मौका छोड़ना पड़ता था। आखिरकार उन्होंने कुछ हजार पाउंड खर्च किए और उसे फिजी भेज दिया। फिजी पहुंचते ही वह सबसे पहले ब्रिटिश दूतावास गई, लेकिन वहां मौजूद सभी लोग सिर्फ आधिकारिक जवाब दे रहे थे। वे उसे बस इंतजार करने के लिए कह रहे थे, लेकिन वह हाथ पर हाथ रखकर बैठने वालों में से नहीं थी। होटल में कमरा लेने के बाद उसने एक मोटरसाइकिल किराए पर ली। फिर वह नेविगेशन की मदद से उस दुकान तक पहुंची जहां नोई के कार्ड का इस्तेमाल हुआ था। वहीं एक स्थानीय युवक ने उसकी मदद की। उसकी मदद से वह उस व्यक्ति तक पहुंच गई जिसने कार्ड इस्तेमाल किया था। लेकिन जब उसने उस व्यक्ति को देखा तो वह पूरी तरह स्तब्ध रह गई। वह और कोई नहीं बल्कि उसी विमान की पायलट थी। क्या इसका मतलब वह जिंदा थी? लेकिन अगर वह जिंदा थी तो नोई का क्रेडिट कार्ड उसके पास कैसे पहुंचा? और अगर वह बच गई थी तो उसने अपने परिवार से संपर्क क्यों नहीं किया? ये सवाल अब पहले से भी बड़ा रहस्य बन चुके थे। उधर कहानी फिर से नोई की तरफ लौटती है। नोई टूटे हुए विमान से बाहर निकलती है। अपने आसपास के अनजान माहौल को देखकर उसे अंदाजा हो जाता है कि
कि वह किसी भूले बिसरे द्वीप पर फंसी हुई है। वह धीरे धीरे समुद्र किनारे की तरफ बढ़ती है। जहाँ तक नजर जाती है सिर्फ अथाह समुद्र दिखाई देता है। चारों तरफ सिर्फ नीला रंग था, नीला समुद्र और नीला आसमान। नोई अभी यह सब समझने की कोशिश ही कर रही थी कि तभी वह सूट पहने आदमी भी वहां आ पहुंचा। उसी समय पायलट ने उसे आवाज देकर मदद के लिए बुलाया। तब जाकर नोई को एहसास हुआ कि विमान में और भी लोग मौजूद थे। वह तुरंत विमान के अंदर वापस गई। अंदर पहुंचते ही उसे दर्द से भरी चीखें सुनाई दी। उसके सामने खून से सना हुआ भयावह दृश्य था। एयर होस्टेस बुरी तरह घायल हो चुकी थी। एक महिला जो अपने बच्चे के साथ यात्रा कर रही थी, उसकी टांग टूट चुकी थी, लेकिन उसका बच्चा अभी भी जिंदा था। जब माँ ने अपने बेटे को सुरक्षित देखा तब जाकर उसे थोड़ी राहत मिली। बच्चे को उसकी माँ के पास छोड़ने के बाद पायलट ने बताया कि सामने बैठा आदमी एक डॉक्टर है, उसे जाकर डॉक्टर को मदद के लिए बुलाना चाहिए। लेकिन उस समय डॉक्टर खुद गहरे सदमे में था। वह अपनी पत्नी की मौत का दुख झेल रहा था। जी हाँ, वही महिला जो शतरंज में लगातार जीत रही थी अब इस दुनिया में नहीं रही थी। जब नोई विमान के अंदर और आगे बढ़ी तो उसने देखा कि ज्यादातर यात्री मर चुके थे। हालांकि वह रहस्यमयी स्पेशल फोर्स वाला आदमी अभी भी जिंदा था। होश में आते ही उसने सबसे पहले विमान से बाहर दौड़ लगाई। फिर उसने पूरे इलाके का ध्यान से निरीक्षण किया। इसके बाद वह वापस सामान पड़े होने वाली जगह पर लौट आया। वह रहस्यमयी आदमी अपने सामान के बीच गया और अपनी छुरी ढूंढ निकाली। छुरी मिलते ही वह वहां से चला गया। नोई को उस आदमी को देखकर हमेशा एक अजीब सा डर महसूस होता था। इसके बाद सभी जीवित लोगों को समुद्र किनारे ले जाया गया। उसी दौरान नोई एयर होस्टेस के पास पहुंची। उसकी हालत बेहद गंभीर थी। घाव इतने गहरे थे कि तिल्ली और किडनी तक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। जब एयर होस्टेस अपनी आखिरी सांसें ले रही थी तभी उसने एक बहुत ही रहस्यमयी बात कही। उसकी बात सुनकर नोई चौंक गई। वह जानना चाहती थी कि आखिर इसका मतलब क्या है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही पल एयर होस्टेस ने दम तोड़ दिया। यह देखकर पायलट भी भावनात्मक रूप से टूट गई। कुछ देर बाद वे सभी द्वीप की सबसे ऊंची जगह पर पहुंचे। वहां स्पेशल फोर्स वाला आदमी पहले से मौजूद था। सबने अपने फोन चेक किए लेकिन किसी में भी नेटवर्क नहीं था। नोई ने पायलट से उनकी लोकेशन का अंदाजा लगाने को कहा। पायलट ने नक्शा देखते हुए बताया कि उन्होंने फिजी के नाडी एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। तूफान आने से पहले विमान करीब आधे घंटे तक उड़ चुका था। उस हिसाब से उन्हें नक्शे में एक खास जगह पर होना चाहिए था। तभी स्पेशल फोर्स वाला आदमी बोल पड़ा। उसने कहा कि यहाँ की स्थिति और प्राकृतिक संकेत कुछ और ही कहानी बता रहे हैं। अपने अनुभव और भौगोलिक जानकारी के आधार पर उसने अनुमान लगाया कि वे फिजी से लगभग 500 किलोमीटर दूर हैं। उसने दिशा भी बताई कि फिजी किस तरफ होगा। यह सुनकर पायलट हैरान रह गई। कुछ सोचने के बाद उसने भी उसकी बात से सहमति जता दी। इसके बाद सभी वापस समुद्र किनारे लौट आए। उधर डॉक्टर ने नोई से कहा कि अगर उस घायल महिला की टूटी हुई टांग का तुरंत इलाज नहीं किया गया तो ज्यादा खून बह जाने से उसकी मौत हो सकती है। यह सुनकर नोई मेडिकल किट ढूंढने के लिए विमान के अंदर गई। वहीं उसने देखा कि स्पेशल फोर्स वाला आदमी सभी सूटकेस बाहर निकाल रहा था। नोई मेडिकल किट लेकर डॉक्टर के पास पहुंची। फिर उसने सूट पहने आदमी को बुलाया और घायल महिला को मजबूती से पकड़ने को कहा। इसके बाद वह बच्चे को अपनी गोद में उठा लेती है। तभी स्पेशल फोर्स वाला आदमी एक बेबी क्रिब निकालकर उसकी तरफ फेंकता है। उसे सामान के बीच एक लाइटर भी मिला था। नोई ने लाइटर देखते ही पहचान लिया कि वह उसी का है। उसने तुरंत उसे वापस मांग लिया, लेकिन उस आदमी ने कहा कि यह पूरे द्वीप पर मौजूद इकलौता आग जलाने का साधन हो सकता है, इसीलिए इसे बहुत संभाल कर रखना होगा और कभी खोना नहीं चाहिए। हालांकि नोई उससे डरती थी, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि वह आदमी बुरा इंसान नहीं है। उधर कहानी फिर से नोई की बहन की तरफ लौटती है। वह पायलट की तस्वीर लेकर सीधे पुलिस स्टेशन पहुंची, लेकिन वहां किसी ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। उसे बताया गया कि उसे उस अधिकारी से मिलना होगा जो इस लापता विमान के मामले को संभाल रहा है। किसी को भी विश्वास नहीं था कि पायलट अब भी जिंदा हो सकती है। इसी बीच मौका देखकर वह अंदर चली गई और उस अधिकारी तक पहुंच गई। वह अपना फोन निकालकर पायलट की तस्वीर दिखाने ही वाली थी कि अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। अधिकारी ने एक मोबाइल फोन उसके सामने रख दिया। वह फोन उसी का था। यह फोन विमान के मलबे से बरामद हुआ था। तभी उसे समझ आया कि हादसे वाले दिन उसका फोन उसके पास था ही नहीं। इसी वजह से वह किसी से संपर्क नहीं कर पा रही थी। लेकिन अपना फोन देखते ही उसके दिमाग में एक नया शक पैदा हुआ। उसने पायलट वाली तस्वीर अधिकारी को नहीं दिखाई। उसे महसूस होने लगा कि यह विमान हादसा साधारण दुर्घटना नहीं था। इस मामले के पीछे कोई बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ था। इसलिए उसने फैसला किया कि वह खुद सच्चाई का पता लगाएगी। उसकी जांच की पहली मंजिल थी पायलट का घर। जब वह वहां पहुंची तो घर की हालत बेहद खराब थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी चीज ने जोरदार टक्कर मारी हो। अंदर जाने पर उसे हर तरफ खून के धब्बे और खून से बने हाथों के निशान दिखाई दिए। वह ऊपर दूसरी मंजिल पर पहुंची। वहां बाथरूम के अंदर भी काफी खून फैला हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी घायल व्यक्ति का इलाज किया गया हो या किसी ने अपने घावों की मरहम पट्टी की हो। वह अभी उन खून के निशानों को देखकर सोच ही रही थी कि अचानक एक महिला उसके सामने आ गई। महिला को देखते ही नोई की बहन बुरी तरह डर गई, लेकिन जल्द ही उसे पता चला कि वह पायलट की बेटी है। वह भी काफी समय से अपने पिता को खोज रही थी, लेकिन अब तक उसे कोई जानकारी नहीं मिली थी। इसके बाद दोनों ने अपने अपने सुराग एक दूसरे के साथ साझा किए। जब नोई की बहन ने पायलट की तस्वीर निकाली तो पायलट की बेटी ने तुरंत एक सवाल पूछा। उसने पूछा, क्या तुमने यह तस्वीर किसी जांच अधिकारी को दिखाई है? बहन ने जवाब दिया, नहीं। इसके बाद दोनों कार में बैठी और नए सुरागों की तलाश में निकल पड़ी। उधर कहानी फिर से नोई की तरफ लौटी है। नोई विमान के अंदर दोबारा कुछ जरूरी सामान ढूंढने गई। तभी उसे कोई अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह आवाज का पीछा करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ी। आवाज किसी मोबाइल फोन की रिंगटोन थी। उसने एक स्टोरेज लॉकर खोला। अंदर एक मोबाइल फोन बज रहा था। जब उसने फोन उठाकर देखा तो उसके होश उड़ गए। वह उसकी बहन का फोन था। नोई को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। आखिर उसकी बहन का फोन पायलट के स्टोरेज लॉकर में कैसे पहुंच गया? अब उसके दिमाग में एक के बाद एक कई सवाल घूमने लगे। विमान दुर्घटना के बाद वे एक भूले बिसरे द्वीप पर फंस चुके थे। कुल 7 लोग जिंदा बचे थे। अब सबसे बड़ा सवाल था कि वे खुद को कैसे बचाएंगे। सबसे पहले उनके दिमाग में मदद के लिए धुएं का संकेत
बनाने का विचार आया ताकि अगर कोई जहाज या विमान वहां से गुजरे तो वे आग जलाकर संकेत दे सकें। लेकिन यह काम सिर्फ नोई ही कर रही थी। बाकी लोगों को यकीन था कि वहां से कोई जहाज गुजरने वाला नहीं है। नोई ने सभी ज्वलनशील चीजें इकट्ठा करके द्वीप की सबसे ऊंची जगह पर जमा कर दी। फिर जब वह विमान की सीटें तोड़कर और सामान इकट्ठा कर रही थी, तभी उसे अपनी बहन का फोन मिला। और सबसे हैरानी की बात यह थी कि फोन पायलट के लॉकर में रखा हुआ था। नोई तुरंत पायलट के पास पहुंची। उसने गुस्से में पूछा कि उसकी बहन का फोन उसके पास कैसे आया। तब पायलट ने पूरी बात बताई। उसने कहा कि हादसे से एक रात पहले वह एक लड़की के साथ बार में बैठकर शराब पी रही थी। दोनों ने काफी देर तक बातें की थी। बाद में वह लड़की वहां से चली गई, लेकिन अपना फोन बार के काउंटर पर भूल गई। पायलट का कहना था कि उसने फोन संभाल कर रख लिया था। वह अगले दिन फ्लाइट में उसे वापस करने वाली थी, लेकिन वह लड़की फ्लाइट में कभी आई ही नहीं। शुरुआत में नोई को इस बात पर भरोसा नहीं हुआ। उसने पायलट से पूछा कि उसकी बहन ने उससे क्या बातें की थी। तब पायलट ने बताया कि वह लड़की ब्रिटेन से आई थी और अपनी बहन के साथ इसलिए फिजी पहुंची थी क्योंकि उसकी बहन अपने पति के अफेयर से परेशान थी। ये सुनते ही नोई को यकीन हो गया, पायलट सच बोल रही थी। उसकी बहन ने वास्तव में उससे शराब पीते हुए बातें की थी और यह सब उस झगड़े के बाद हुआ था जब दोनों बहनें अलग हो गई थीं। अपना शक दूर होने के बाद नोई घायल महिला एम्बर की हालत देखने गई। डॉक्टर ने बताया कि अब उसकी जान बच सकी है। हालांकि उसे अभी तेज बुखार है, लेकिन बुखार उतर जाने के बाद वह ठीक हो जाएगी। इसके बाद नोई बच्चे को लेकर मीठे पानी वाले इलाके की तरफ चली गई। वह सोच रही थी कि थोड़ा खुद को साफ कर ले, लेकिन तभी एक भयानक खतरा उसके सामने आ गया। पास ही एक विशाल मगरमच्छ जाग चुका था। उसकी सरकने की आवाज नोई ने भी सुन ली। जब उसने ध्यान से देखा तो मगरमच्छ पालने में लेटे बच्चे को घूर रहा था। यह दृश्य देखकर नोई के रोंगटे खड़े हो गए। वह बिल्कुल शांत खड़ी रही। उसे डर था कि कहीं कोई अचानक हरकत मगरमच्छ को हमला करने पर मजबूर न कर दे। मगरमच्छ अभी बच्चे को उत्सुकता से देख ही रहा था कि नोई धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसने बच्चे को अपनी बाहों में उठा लिया। उसी समय मगरमच्छ ने अपना विशाल और खूंखार जबड़ा खोल दिया, लेकिन नोई तेजी से बच्चे को लेकर वहां से निकल गई। कैंप में पहुंचते ही उसने सबको बताया कि द्वीप पर एक विशाल मगरमच्छ मौजूद है। डेनिस को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन स्पेशल फोर्स वाला आदमी तुरंत सतर्क हो गया। कुछ देर बाद डॉक्टर ने एक सुझाव दिया। उसने कहा कि सभी मृत लोगों के शवों को समुद्र के हवाले कर देना चाहिए, वरना इतनी गर्मी में शव जल्दी सड़ने लगेंगे। आखिरकार सभी ने यही फैसला किया। उन्होंने मृतकों को समुद्र में प्रवाहित कर दिया और उनके लिए एक छोटा सा श्रद्धांजलि समारोह भी रखा। उसी दौरान कैडी ने सबको एक अजीब सवाल पूछा। उसने कहा, क्या तुम जानते हो कि जब पुरुष और महिला के शव पानी में तैरते हैं तो वे किस तरफ मुंह करके तैरते हैं? इसके बाद उन्होंने एक पेड़ पर सभी मृत यात्रियों के नाम भी उकेर दिए। इसके बाद सभी लोग एक साथ बैठ गए। अब सबसे बड़ा सवाल था कि इस द्वीप से बाहर कैसे निकला जाए, लेकिन किसी के पास कोई ठोस योजना नहीं थी। उनके पास मौजूद खाना भी मुश्किल से एक हफ्ते तक चल सकता था। इसी बीच जब सब लोग चर्चा कर रहे थे, नोई अब भी उस आखिरी उम्मीद को बचाए रखने की कोशिश कर रही थी। वह लगातार धुएं का संकेत बनाने के बारे में सोच रही थी। इन सभी लोगों में जिस व्यक्ति पर उसे सबसे कम भरोसा था वह पायलट थी। इसी वजह से उसके मन में बार बार वही सवाल घूम रहा था, आखिर मरने से पहले एयर होस्टेस ने वह रहस्यमयी बात क्यों कही थी? तभी डॉक्टर उसके पास आया। उसने कहा कि शायद एयर होस्टेस किसी अधूरे वादे को लेकर परेशान थी। शायद वह अपने पति या बच्चों से किया हुआ कोई वादा पूरा नहीं कर पाई थी। उसी समय नोई की नजर दूर समुद्र की तरफ गई। वहां एक बड़ा जहाज दिखाई दे रहा था। उत्साह में वह जोर से चिल्लाई, वहां जहाज है! बाकी लोगों ने भी जहाज को देख लिया। सभी तुरंत द्वीप की सबसे ऊंची जगह की तरफ भागे। उन्हें लगा कि अब उनकी मुसीबत खत्म होने वाली है और वे जल्द ही घर लौट सकेंगे। लेकिन तभी एक नई समस्या खड़ी हो गई। नोई का लाइटर गायब था। पायलट ने तुरंत आसपास तलाश की, लेकिन लाइटर कहीं नहीं मिला। अब साफ था कि किसी ने उसे जानबूझकर लिया है। इसका मतलब उन लोगों में कोई ऐसा था जो नहीं चाहता था कि वे द्वीप से निकलें। सबसे ज्यादा घबराया हुआ डेनिस दिखाई दिया। उसका मानना था कि किसी ने जानबूझकर विमान दुर्घटना करवाई थी और अब लाइटर गायब होना इस बात का संकेत था कि वही व्यक्ति उन सबको मारना चाहता है। सबसे पहले शक उस रहस्यमयी आदमी पर गया जो देखने में किसी हत्यारे जैसा लगता था। लेकिन जब स्पेशल फोर्स वाले आदमी ने उनकी बातें सुनी तो वह खुद उनके पास आया। उसने साफ कहा कि वह कोई बुरा इंसान नहीं है। फिर उसने अपनी छुरी और मछली पकड़ने वाला भाला उनके सामने रख दिया। अगर वह दोषी नहीं था तो फिर लाइटर किसने लिया था? नोई का शक अब भी सबसे ज्यादा पायलट पर था। उसे डॉक्टर पर भरोसा था और उसके हिसाब से बाकी सभी को हटाने पर शक सिर्फ पायलट पर ही जाता था। कुछ देर बाद नोई एक आम तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ गई, लेकिन जब आम नीचे गिराया गया तो पता चला कि वह पहले से सड़ा हुआ था। इसी दौरान उसकी नजर पेड़ में फंसे एक प्लास्टिक बैग पर पड़ी। उसने उसे नीचे उतारा। अंदर एक चॉकलेट थी। अब सभी सोचने लगे कि आखिर यह चॉकलेट किसने छिपा कर रखी थी। सबसे पहले पायलट बोली कि यह उसकी नहीं है। उसने कहा कि उसे चॉकलेट पसंद ही नहीं है, लेकिन नोई का शक अभी भी उसी पर था। तभी स्पेशल फोर्स वाला आदमी बोला। उसने कहा कि यह चॉकलेट डॉक्टर की है, क्योंकि उसने विमान में डॉक्टर और उसकी पत्नी को चॉकलेट खाते देखा था। उसकी तेज नजर और अवलोकन शक्ति देखकर सभी हैरान रह गए। नोई ने कहा कि अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि चॉकलेट किसने छिपाई थी। अब इसे उन लोगों को दिया जाना चाहिए जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। उसने आधी चॉकलेट घायल एम्बर को देने का फैसला किया और बाकी आधी डॉक्टर को। यह सुनकर डॉक्टर ने सच स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि चॉकलेट वास्तव में उसी ने छिपाई थी, क्योंकि उसकी पत्नी को चॉकलेट बहुत पसंद थी। वह उसे फेंक नहीं पा रहा था। नोई ने उसकी बात सुनकर उसे दिलासा दिया। उसने कहा कि कोई भी उसे इसके लिए दोष नहीं देगा। इसी दौरान एम्बर का बच्चा लगातार रो रहा था। नोई उसे शांत कराने पहुंची। बातचीत के दौरान उसे एम्बर की जिंदगी के बारे में पता चला। एम्बर की कहानी भी काफी दुखद थी। वह शादी से पहले ही मां बन गई थी। बच्चे के जन्म के बाद उसका पिता अचानक गायब हो गया। इसी वजह से वह अपने बच्चे को लेकर फिजी आई थी। वह बच्चे के पिता को ढूंढना चाहती थी, लेकिन उसे वह कभी नहीं मिला। इसके बाद उसने फैसला किया था कि वह वापस ब्रिटेन जाकर अपने माता पिता के साथ रहेगी, लेकिन घर लौटने से पहले ही यह विमान दुर्घटना हो गई। नोई ने उसे हिम्मत दी और कहा कि उसे उम्मीद नहीं
छोड़नी चाहिए। नोई की नजर में डेनिस एक अच्छा इंसान था। उसे लगा कि शायद एम्बर और डेनिस के बीच कुछ हो सकता है, लेकिन एम्बर ने बताया कि डेनिस पहले से शादीशुदा है। फिर भी नोई ने कहा कि जिंदगी में उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। बच्चे के लगातार रोने से नोई को एक और चिंता हुई। बच्चे को दूध की जरूरत थी और दूध के लिए एम्बर को पौष्टिक खाना चाहिए था। इसीलिए वह स्पेशल फोर्स वाले आदमी के पास गई। उसने उससे मछली पकड़ने में मदद मांगी, लेकिन उसने शांत स्वर में जवाब दिया, सारे औजार यही हैं, तुम खुद मछली पकड़ सकती हो। अब नोई के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। उसने मछली पकड़ने वाला भाला उठा लिया, लेकिन यह साफ था कि वह पहली बार ऐसा उपकरण इस्तेमाल कर रही थी। उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि इसे कैसे चलाया जाता है। जब नोई और स्पेशल फोर्स वाला आदमी पानी में गोता लगाने की कोशिश कर रहे थे, तभी डेनिस दौड़ता हुआ उनके पास आया। उसने उन्हें कुछ दिखाने के लिए बुलाया। समुद्र में एक लकड़ी का बड़ा बक्सा तैरता हुआ दिखाई दे रहा था। जब सभी लोग उस बक्से को देखने में लगे हुए थे, तब किसी ने ध्यान नहीं दिया कि एक व्यक्ति गायब है। वह डॉक्टर था। डॉक्टर ने चुपचाप अपने कपड़े उतारे, फिर उसने अपनी बची हुई चॉकलेट वहीं रख दी और धीरे धीरे समुद्र की तरफ बढ़ गया। वह अपनी पत्नी के पीछे जाने का फैसला कर चुका था। जब नोई की नजर डॉक्टर के छोड़े हुए कपड़ों पर पड़ी, तो उसे तुरंत समझ आ गया कि कुछ गलत हो गया है। उसे यकीन हो गया कि डॉक्टर अब इस दुनिया में नहीं रहा। बाद में उन्होंने डॉक्टर का नाम भी उस पेड़ पर लिख दिया जहां बाकी मृतकों के नाम दर्ज थे। लेकिन नोई ने हिम्मत नहीं हारी। वह फिर से समुद्र किनारे ऊंची चट्टान तक पहुंची और बिना सोचे सीधे पानी में छलांग लगा दी। वह तेजी से तैरते हुए उस लकड़ी के बक्से तक पहुंची। अपनी पूरी ताकत लगाकर उसने बक्से को किनारे की तरफ खींचना शुरू किया, लेकिन कई दिनों की भूख और कमजोरी ने उसके शरीर को लगभग जवाब दे दिया था। कुछ दूर खींचने के बाद ही उसकी ताकत खत्म होने लगी। वह धीरे धीरे पानी में डूबने लगी और तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वह स्पेशल फोर्स वाला आदमी था। उसी ने उसकी जान बचाई। होश में आने के बाद नोई बेहद खुश थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसे दूसरी जिंदगी मिल गई हो और पहली बार उसने उस मजबूत आदमी की असली ताकत को करीब से महसूस किया। इसके बाद सभी ने मिलकर लकड़ी के बक्से को खोला, लेकिन अंदर का सामान देखकर सब निराश हो गए। बक्से में सिर्फ हेयर ड्रायर भरे हुए थे। नोई एक हेयर ड्रायर हाथ में लेकर सोच रही थी कि कम से कम इससे अपने बाल तो सुखा सकती है। तभी स्पेशल फोर्स वाले आदमी के दिमाग में एक शानदार विचार आया। उसने हेयर ड्रायर की बिजली वाली तारों की तरफ इशारा किया। बस फिर क्या था, सभी लोग मिलकर एक नया काम शुरू कर देते हैं। वे उन तारों और उपलब्ध सामान की मदद से एक बेड़ा बनाने लगते हैं। काफी मेहनत के बाद आखिरकार उनका बेड़ा तैयार हो गया। अब वह पानी में उतारने लायक था। नोई खुशी से उस पर चढ़कर उछलने लगी। कई दिनों बाद उन्हें उम्मीद की एक नई किरण दिखाई दी थी। उन्हें लगने लगा कि शायद अब यहाँ से निकलने का रास्ता मिल जाएगा। उधर कहानी फिर से 1 महीने बाद पहुंचती है। अब देखते हैं कि नोई की बहन क्या कर रही थी। वह उस महिला के साथ उसके घर पहुंची थी जो खुद को पायलट की बेटी बता रही थी, लेकिन घर के अंदर पहुंचते ही महसूस हुआ कि वहां पहले से कोई आ चुका है। यह देखकर वह महिला अचानक बहुत सतर्क हो गई। वह पूरे घर की तलाशी लेने लगी। इसी दौरान नोई की बहन की नजर फ्रिज के अंदर रखे एक बैग पर पड़ी। जब उसने बैग खोला तो उसके होश उड़ गए। बैग नोटों से भरा हुआ था। यह देखकर वह घबरा गई। फिर उसकी नजर दीवार पर टंगी एक तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर में पायलट अपनी बेटी के साथ खड़ा था, लेकिन तस्वीर में मौजूद लड़की और उसके सामने खड़ी महिला एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। अब उसे समझ आ गया कि कुछ बहुत बड़ा गलत है। वह तुरंत वहां से निकलना चाहती थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस महिला को भी एहसास हो गया था कि उसका राज खुल चुका है। उसने जमीन पर पड़ी तस्वीर देखी, फिर नोई की बहन के चेहरे पर फैली घबराहट को देखा। अगले ही पल उसने अपनी M9 पिस्तौल निकाल ली और उसे हिलने तक से मना कर दिया। लेकिन तभी अचानक दीवार के अंदर बने एक छिपे रास्ते से कोई बाहर निकला। उसने पीछे से हमला करके उस महिला को बेहोश कर दिया। फिर वह पैसों का बैग लेकर वहां से भाग गया और वह कोई और नहीं बल्कि पायलट था। पायलट नोई की बहन को एक सुरक्षित जगह पर ले गया। वह लगातार उसे समझा रहा था कि उसे फिजी छोड़कर वापस ब्रिटेन लौट जाना चाहिए। उसका कहना था कि यह मामला बेहद खतरनाक है। लेकिन अब जब बहन को आखिरकार पायलट मिल चुका था, तो वह इतनी आसानी से उसे जाने नहीं देने वाली थी। उसने रास्ता रोक लिया और अपनी बहन नोई के बारे में सच जानने की जिद करने लगी। दोनों के बीच इसी बात को लेकर बहस चल रही थी कि तभी बहन का फोन बज उठा। फोन उसी महिला का था। वह होश में आ चुकी थी और उसने पायलट की असली बेटी को अगवा कर लिया था। उसने धमकी दी कि अगर वे वापस नहीं लौटे तो वह उसे मार डालेगी। अब उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। पायलट को वापस जाना पड़ा। घर में प्रवेश करने से पहले उसने पैसों वाला बैग एक सीवर के अंदर छिपा दिया। उधर नोई की बहन भी चुपचाप उसके पीछे घर के अंदर पहुंच गई। वह छिपकर उनकी बातचीत सुनने लगी। महिला बार बार बाकी बचे लोगों के बारे में पूछ रही थी। वह जानना चाहती थी कि बाकी लोग कहाँ हैं और वह पायलट पर दबाव डाल रही थी कि उसे उनके पास लेकर जाए। अपनी बेटी और नाती की सुरक्षा के लिए पायलट आखिरकार उसकी बात मानने पर मजबूर हो गया। इसके बाद वह महिला पायलट को अपने साथ लेकर वहां से निकल गई। उधर नोई की बहन भी कार लेकर उनके पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही देर में वे एक ऐसी कंपनी पहुंचे जहां सी प्लेन किराए पर दिए जाते थे। नोई की बहन चुपचाप उनसे पहले ही उस विमान में जाकर छिप गई। इस तरह किसी को उसे साथ ले जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जब पायलट ने विमान उड़ाना शुरू किया, तब उस महिला ने उससे सवाल पूछा। उसने जानना चाहा कि द्वीप पर अभी कौन कौन लोग जिंदा हैं। पायलट एक एक करके सभी बचे हुए लोगों के नाम बताने लगा और उन्हीं नामों में नोई का नाम भी शामिल था। यह सुनते ही उसकी बहन खुशी से भर उठी। अब उसे यकीन हो गया था कि उसकी बहन अभी भी जिंदा है। लेकिन इसके तुरंत बाद एक नई समस्या पैदा हो गई। जब विमान एक छोटे से द्वीप पर उतरा तो पायलट और वह महिला नीचे उतर गए। फिर दोनों तेजी से जंगल के अंदर गायब हो गए। जब तक नोई की बहन उनके पीछे पहुंचती तब तक वहां कोई नहीं था। पूरा इलाका खाली पड़ा था, जैसे वे दोनों हवा में गायब हो गए हों। अब सवाल यह था कि आखिर वे गए कहां। उधर द्वीप पर फंसे लोगों की जिंदगी भी बदलने लगी थी। सोचिए, अगर आप किसी सुनसान द्वीप पर फंस जाएं और वहां आपके साथ कोई ऐसा व्यक्ति भी हो जिसे आप पसंद करने लगे, तो क्या आप पूरी जिंदगी वहीं बिताने के लिए तैयार हो जाएंगे? कुछ ऐसा ही सवाल अब इन लोगों के सामने था।